हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूं। मैं आज एक नॉर्मल इशू डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, जो कि आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, चाहे आप यूट्यूब पे एक्टिव हो या इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, आपने कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस देखेंगी जिसके अंदर कैची सा स्लोगन होगा, क्या इनकम टैक्स पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्या अगले 6 महीनों में नया इनकम टैक्स लागू हो जाएगा देश के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं खासकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और मैं ये कहूंगा स्टूडेंट्स का इश्यू भी नहीं है, वैसे भी देखो, यूट्यूबर्स अपने व्यूज लेने के लिए अपनी वीडियोस के अंदर किसी चीज को एग्जेजरेट करें, बड़ा चढ़ा कर दिखाएं, मिस इन्फॉर्मेशन दें, समझ में आता है, उनका काम ही व्यूज से चलता है। बट मुझे प्रॉब्लम ये है फंडामेंटली, जब हमारी फ्रेटर्निटी के कुछ लोग, हमारी फ्रेटर्निटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें क्लियर कट मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि कोई भी इंसान जो उस वीडियो पे क्लिक कर रहा है, तो ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। क्योंकि आप समझो, जब हमारे नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगता है और लोगों को हम टैक्स के बारे में कुछ बोलते हैं, तो प्लीज टेक केयर, लोग आप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है कि टैक्स के मास्टर हैं भाई हम। और उस रेपुटेशन को अगर हम गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू इस तरह से कुछ भी आकर रैंडम बोल के करेंगे, तो भाई आई एम सॉरी टू से बहुत बड़ा डिससर्विस हो रही है हमारे प्रोफेशन को। और साथ साथ आई कैन जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग टू स्टूडेंट्स जो ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, क्लिक बेट वाली वीडियोस देख रहे हैं, जहां पर उनको इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं कि 2025 से तो भाई बदल जाएगा, 25 में ऐसा हो जाएगा, बजट 2025 में, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के प्रोविजन तक डिस्कस किए जा रहे हैं वीडियोस के अंदर। आई कैन जस्ट इमेजिन उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अभी कुछ दिनों में एग्जाम देने हैं। उसको तो लगेगा भाई मैं कर क्या रहा हूं, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूं, तो ये इशू चल क्या रहा है, ये इशू उठा कहां से, इसकी हिस्ट्री क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या सच में डायरेक्ट टैक्स कोड आने भी वाला है या नहीं, और अगर आने वाला है तो उसमें कितने चेंजेस आने वाले हैं, और एज अ सीए स्टूडेंट या एज अ सीए प्रोफेशनल हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए या नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा क्योंकि एक एक चीज को विद प्रूफ, विद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, विद रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा, और आपको इस वीडियो के एंड तक एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी कि इशू चल क्या रहा है, ताकि आप किसी तरह की मिस इंफॉर्मेशन को ना सुन पाए। ठीक है जी। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मिस इंफॉर्मेशन ना फैले, तो इस वीडियो को जरूर अपने सर्कल में, खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के सर्कल में और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल के सर्कल में शेयर कीजिएगा। क्योंकि आई डोंट वांट हमारे सीए फ्रेटर्निटी से कुछ गलत मैसेज जाए जिसकी वजह से लोगों का हमारी फ्रेटर्निटी की तरफ विश्वास कम हो। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इशू स्टार्ट कहां से हुआ जरा समझते हैं। इस बार का जो बजट आया 2024, मैं बात कर रहा हूं फुल बजट की, जो इलेक्शन के बाद आया अगस्त 2024 में, उसमें निर्मला सीतारामन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी, एक स्टेटमेंट दी अपनी बजट स्पीच के दौरान। हम वर्ड बाय वर्ड पहले तो वो स्टेटमेंट देखते हैं। वो स्टेटमेंट क्या थी, ये हमारी बजट स्पीच है, ये आप बजट की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, पूरी की पूरी फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच वहां पे अपलोड कर दी जाती है। सो दीज आर द वर्ड्स जो उन्होंने बोले थे। आई एम नाउ अनाउंसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand, ताकि आम जनता को समझ में आ सके. This will reduce the disputes and litigation, thereby providing a tax certainty to the taxpayers. It will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. तो यहां से पूरी कहानी शुरू होती है निर्मला सीतारमण ने जब ये बयान दिया कि वो ऐसी एक कमेटी बनाएंगे। उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद बजट की डिस्कशन के ऊपर एक सीबीडीटी की मीटिंग हुई जहां पर निर्मला सीतारमण भी प्रेसिडेंट थी, और वहां पर सीबीडीटी के जो चेयरमैन है रवि अग्रवाल जी, वो इस बारे में फिर से डिस्कस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ये रिव्यू करेंगे और इसको 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये हमारा न्यूज आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करता है। द टास्क ऑफ रिव्यूइंग द इनकम टैक्स एक्ट 1968 विल बी कंप्लीटेड इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 months, से सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ऑन वेंसडे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट स्पीच आल्सो हैड सेड द सेम थिंग। तो आपको सेम चीज बोलते हुए दिखे सीबीडीटी के चेयरमैन, जिनको ये काम दिया गया। अभी अगस्त एंड में, जस्ट अगस्त एंड में हुआ क्या है, एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कौन करने वाले हैं, चीफ कमिश्नर। ये आज की न्यूज है 1 सितंबर की, बिजनेस टुडे की, अगर आप इसको देखेंगे। और इस न्यूज के अंदर क्या है, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं इस न्यूज को एक बार। हाँ जी,
An internal committee under the CBDT has been established to review the Income Tax Act. The committee will be led by VK Gupta, the Chief Commissioner of Income Tax. फिर उन्होंने समझा रखा है ये कमेटी बनाई क्यों गई है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं. उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहां पर एक चीज पड़ी है, द पर्पज इज टू मेक द एक्ट कंसाइज ल्यूसिड. वही निर्मला सीतारमन जी की स्टेटमेंट को रिपीट कर रखा है. अब आगे पढ़ो. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, द इंटरनल कमिटीज मेन फोकस विल बी ऑन एलिमिनेटिंग आउटडेटेड क्लॉजेस and incorporating the best global practices. An official shared that the committee is currently reviewing the relevance of specific sections and preparing a draft for consultation which will be open for shareholder feedback. यानी अभी तक की कहानी से ये पता लगता है ये सारा इशू इसलिए स्टार्ट हुआ, निर्मला सीतारमन जी ने बोला हम रिव्यू करेंगे. इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है अगस्त एंड के अंदर, और इस कमेटी का काम है 6 महीने के अंदर अंदर एक ऐसी रिपोर्ट देनी जो कि पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी पब्लिक कमेंट्स के लिए, जिसमें बहुत सारे आउटडेटेड सेक्शंस को एलिमिनेट किया जा रहा है और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. तो यहां पर इस सबसे ये कहीं इंडिकेशन नहीं है कि नया लॉ बनेगा या एग्जिस्टिंग लॉ में चेंज लाया जाएगा. हां, ये जरूर है कि एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाने का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है ताकि नॉर्मल टैक्स पेयर को इनकम टैक्स समझ में आए. अब यहां से कुछ लोगों ने सीधा कैसे कंक्लूड कर लिया कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड की कहानी काफी पुरानी जाती है. इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कोड का पहली बार प्रपोजल 2009 में रखा गया था, जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम थे. उन्होंने इसका एक ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया था जो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए दिया गया था. 2009 की बात है. उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन एंड फीडबैक के बाद ये जो हमारा ड्राफ्ट बिल था इसको फिर से चेंज किया गया और 2010 में इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया उस समय की गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि यूपीए गवर्नमेंट थी. उन्होंने 2010 में इस बिल को प्रेजेंट किया पास करने के लिए, बट उस समय यह बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया. पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं अलग अलग इश्यूज पे, जहां पर डिटेल्ड में डिस्कशन की जाती है. हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, उस पर डिटेल्ड डिस्कशन होती है. तो 2012 के अंदर ये जो डायरेक्ट टैक्स बिल था जो कि 2010 के अंदर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था, उसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया कि डिटेल्ड डिस्कशन होगी. उसके बाद उसको पास करने की 2-3 बार कोशिश की गई. पी चिदम्बरम जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2-3 बार कोशिश करी बट वो पास नहीं कर पाए. फाइनली जो 15th लोकसभा थी वो 2014 में डिसॉल्व हो गई इलेक्शन के बाद. एंड एक रूल होता है, जैसे ही पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है किसी इलेक्शन के समय, नए मेंबर्स आते हैं तो जितने भी पेंडिंग बिल होते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं. तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल था वो ऑटोमेटिकली 2014 लोकसभा के डिसॉल्व होते ही खत्म हो गया. अब 2014 के बाद नई गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट, और उसके चीफ फाइनेंस मिनिस्टर बने अरुण जेटली जी. उनके सामने ये इशू था कि क्या वो डायरेक्ट टैक्स कोड को पास करना चाहते हैं या नहीं. इनिशियली 1-2 सालों में उन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट 2017 में उन्होंने, एनडीए गवर्नमेंट ने अरुण जेटली जी के अंडर एक टास्क फोर्स बनाई, जिस टास्क फोर्स का काम था रिव्यू करना. सेम जो अभी वो चल रहा है, सेम काम 2017 में था, आज से 7 साल पहले जिस टास्क फोर्स का काम था कंप्लीट रिव्यू करके ये बताना कि किस तरह से इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है. इसके अंदर काफी सारे एमिनेंट लोग थे. हमारी फ्रेटर्निटी से डॉक्टर गिरीश आहूजा जो कि एक रेनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर दुनिया जहां के लेक्चर्स लेते हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वो इसके मेंबर थे. साथ साथ अर्न्स्ट एंड यंग के जो उस समय के चेयरमैन थे राजीव मेमानी जी, वो भी इसके पार्ट थे. साथ साथ सीबीटी चेयरमैन और बहुत सारे आईएएस ऑफिशियल भी इसके पार्ट थे. ये जो टास्क फोर्स बनी इसने 2 साल लगाया. और देखो इनिशियली टाइम इन्हें भी 6 महीने दिया गया था, बट करते करते एक्सटेंड करते करते 2 साल उन्होंने लगाया और 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी. आई थिंक 2019 में जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी तब तक अरुण जेटली जी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर को इसको सबमिट करी. 2019 में जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो इसके अंदर कुछ प्रपोजल दिए गए और अब मैं आपको इस रिपोर्ट का एक सिनॉप्सिस दिखा रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट थी इसके अंदर कौन कौन से प्रपोजल हैं उस समय दिए गए थे. ये मैं आपको एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दिखा रहा हूं एक जिस्ट में कि क्या क्या इसके अंदर थे. देखो
अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर एक जो प्रपोजल रखा गया था, कंपनीज पर टैक्स रेट 25% किया जाएगा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट लगता है कंपनीज पे उसको खत्म कर दिया जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उसको खत्म करने का प्रपोजल दिया गया था। फिर इसके अलावा जो हमारा करंटली रेगुलर क्या कहते हैं रेगुलर असेसमेंट करने का तरीका है उसको चेंज करने के लिए बोला गया था। लिटिगेशन कम करने के लिए ऑनलाइन लिटिगेशन करने की बातें की गई थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने की बात की गई थी। पर्सनल इनकम टैक्स को 5 से 20% के बीच में करने की बात की गई थी एंड सो ऑन। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 25% में लाने की बात की गई थी। तो इस तरह के प्रपोजल दिए गए थे। अगर आप ध्यान से देखो ये सारे प्रपोजल जो मैंने बोला, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म करना, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 25% तक लेकर आना, दीज आर प्रपोजल्स जो एक्चुअली 2019 से 2024 के बीच में अगर आप बजट की अमेंडमेंट्स देखोगे ये एक्चुअली लाए जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं उन अमेंडमेंट्स को करने के लिए उन्होंने नया बिल पास किया, सेम इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग अमेंडमेंट्स की गई। और अगर आपको पता हो आज की डेट में इनकम टैक्स अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा इस समय इनकम टैक्स में दो अलग अलग रिजीम चल रही हैं। एक ओल्ड टैक्स रिजीम जिसको हम प्यार से रेगुलर टैक्स रिजीम बोलते हैं, और एक साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम चल रही है जिसको इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में हम 115 सेक्शन 115 बीएसी के नाम से जानते हैं। कंपनीज के लिए सेक्शन 115 बीएए और बीएबी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए सेक्शन 115 बीएडी और बीएई होती है। यानी सबके लिए न्यू टैक्स रिजीम लाई गई है। और ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसमें रेट्स बेटर कर दिए गए हैं, बट काफी सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस इनएप्लीकेबल कर दी गई हैं। तो इन शॉर्ट बोलूं ना तो मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ जो टास्क फोर्स थी 2017 उसको इनडायरेक्टली बजट्स के थ्रू सेम इनकम टैक्स में लाया जा चुका है। बट आई डोंट नो इसके अलावा भी कोई अमेंडमेंट अगर प्रपोज थी, बट कहीं ना कहीं उसको इनकॉर्पोरेट किया सरकार ने। अब इससे हम ये सारी हिस्ट्री मैंने आपको क्यों बताई, पहली बात तो जो निर्मला सीतारमण ने अभी कमेटी बनाने के लिए बात करी है, जो अभी कमेटी जस्ट अगस्त एंड में बनी है, उसका काम कहीं पर भी ये नहीं है कि इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाए और नया लाया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव है जो ऐसे सेक्शंस हैं जो बेकार पड़े हैं, जिनका सनसेट क्लॉज आ गया है। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है, प्लीज टेक केयर। सनसेट क्लॉज का मतलब ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो एक पीरियड तक एप्लीकेबल थे, अब वो पीरियड खत्म हो गया, वो सेक्शन इन एप्लीकेबल हो गया। बट क्योंकि पुराने पीरियड के लिए वो एप्लीकेबल था, अभी भी वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन पड़ा है। अगर आप जो बच्चे इनकम टैक्स पढ़ते हैं आप देखोगे सैलरी के बाद जब हम हाउस प्रॉपर्टी में जाते हैं बीच में 2-4 सेक्शन गायब होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद जब हम पीजीबीपी में जाते हैं फिर अगेन गैप आ जाता है। एक तरफ कुछ सेक्शंस हैं जो रिडंडेंट हैं, और एक तरफ अगर आप देखोगे सेक्शन 80 की बात करो तो उसके बाद 80 और 81 के बाद बीच में कितने सारे और सेक्शंस आते हैं, 80C, 80D, 80CCC, 80CCD, 80DD। ऑल दिस इज बिकॉज हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बना हुआ है, उसका ढांचा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि जब हमें कहीं पर भी जगह नहीं मिलती हम कहीं पर सेक्शन घुसा देते हैं। कोई सेक्शन बेकार हो चुका है बट हमने उसको रख रखा है। इन सारी चीजों पे काम करने के लिए निर्मला सीतारमण ने ये कमेटी बनाई है, ऐसा दिख रहा है। और अब मैं आपको एक लाइन पढ़वाना चाहता हूं, ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल जो 1 सितंबर का, यानी आज का कल का जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2 सितंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल का ये आर्टिकल है, उसके अंदर एक बात ये लाइन पढ़िए जरा। रेवेन्यू सेक्रेटरी हमारे संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने बोला इन पोस्ट बजट इंटरेक्शन रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा clarified that the review is not intended to create a new direct tax code but to conduct a comprehensive examination of the existing law. प्लीज टेक केयर, रेवेन्यू सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं कि हम कोई नया एक्ट पूरी तरह से शायद ना बनाएं या पूरी तरह से इनकम टैक्स में ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं ला रहे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉ का, ताकि उसके अंदर जो रिडंडेंट क्लॉजेज हैं, जो पुराने क्लॉजेज हैं, जो बेकार पड़े हैं, उन्हें डिलीट किया जा सके। तो इस सारी चीजों से क्रक्स क्या निकलता है, पहली बात, कोई भी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल का ड्राफ्ट पास नहीं किया गया, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। आपको कुछ वीडियोस के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल दिखाया जा रहा है, जिसके चक्कर में आपको एक तरह से ऐसा दिखाया जा रहा है कि बस आ ही गया, वो ये वाला बिल है। जरा देखिए कहां गया अपना, ये रहा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल। अगर आप इसके ऊपर ध्यान से पढ़ें, ये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 है, जो अभी अपनी कहानी में मैंने बताया, जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। ये जो बिल है ये 14 साल पुराना बिल है,
और इसके अंदर जो प्रपोजल है, अगर आपको किसी वीडियो में पढ़ाए जा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, भाई वो 14 साल पहले प्रपोजल थे, उसके बाद 14 साल में 150 अमेंडमेंट से ज्यादा आ चुकी हैं। तो आई डोंट थिंक वो प्रपोजल आज की डेट में रेलेवेंट भी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक इसके अंदर प्रपोजल था, हम रेजिडेंशियल स्टेटस में आरओआर और आरएनओआर का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। 2020 में सरकार ने रेजिडेंशियल स्टेटस में ऐसी ऐसी अमेंडमेंट्स करी हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि अब वो अमेंडमेंट आरओआर आरएनओआर खत्म कर देंगे रेलेवेंट भी है, क्योंकि सरकार ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया आज की डेट में। एक प्रपोजल इस डायरेक्ट टैक्स बिल के अंदर यह है कि हम कैपिटल गेन के ऊपर वही टैक्स लगाएंगे जो नॉर्मल इनकम, सैलरी, पीजीबीपी इनकम पे लगता है। वो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 2024 में आप देखो, निर्मला सीतारमण ने बड़ी क्रिटिसिज्म झेलने के बाद कैपिटल गेन के अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट्स निकाली हैं। उन्होंने कैपिटल गेन को एक पूरी तरह से सिंक्रनाइज कर दिया। शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर इट बट शी टुक हर स्टैंड। अब मुझे एक बात बताओ, जो फाइनेंस मिनिस्टर क्रिटिसिज्म झेलने के बाद कैपिटल गेन रिजीम को एक पर्टिकुलर वे में कर रही है, क्या वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर उस रिजीम को फिर से बदल देंगी? आई डोंट थिंक सो। तो जो अमेंडमेंट्स आपको डायरेक्ट टैक्स बिल के अंदर पढ़ाई जा रही हैं कुछ वीडियोस के अंदर, वो अमेंडमेंट्स 14 साल पुराने प्रपोजल हैं, पास भी नहीं हुए थे, और अब उनको फिर से रखा जाएगा। आई डोंट थिंक, स्पेशली जब 2017 में एक पूरी टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है जिसके अलग अमेंडमेंट से, जिसके अलग प्रपोजल थे, तो 2010 का बिल पढ़ना नॉट एट ऑल। और दूसरी बात, ये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल नाम किसने दिया? ये नाम तो पी चिदम्बरम जी ने दिया था 2009 में। 15 साल हो गए उस चीज को। तो अगला बजट, अगले एक्ट का नाम कहां से आया? कहीं से नहीं आया। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, निर्मला सीतारमण ने खुद अपने मुंह से डायरेक्ट टैक्स कोड बिल का जिक्र भी नहीं किया। ये सब अपने आप मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं जो देखने को मिल रही हैं। और मैंने अभी आपको रेवेन्यू सेक्रेटरी का क्लियर कर दिखाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है। अब सर नाम में क्या रखा है, आप मुझे ये बताओ सर, कोई नया एक्ट आएगा, एग्जिस्टिंग एक्ट आएगा? अब जरा ध्यान दो, डिस्क्लेमर, अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं बेस्ड ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग। मेरे हिसाब से अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस को रीअरेंज करने की बात की जाती है, जैसे अभी आप ध्यान से देखो, हमारा सेक्शन 80 का एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको एग्जांपल देता हूं सेक्शन 115, लाइन लगी पड़ी है सेक्शन 115 के अंदर, 115 डबल बी, 115 डबल बी ई, 115 डबल बी जे, 115 बी ए, इतने सारे सेक्शन है। मतलब एक इंसान के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है यार। हम टीचर्स के लिए पढ़ाना मुश्किल हो गया, एक नॉर्मल इंसान के तो पल्ले ही नहीं पड़ता इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना कहां से है, कौन सी चीज कहां से लिंक हो रही है। तो मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू में एक चीज जो की जा सकती है, प्रोविजन वाइज आई डोंट थिंक बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं। जो चेंजेस लाने वाले हैं ना, वो इंक्रीमेंटल वे में हर बजट में आ रहे हैं ऑलरेडी। तो जब भी अगर एक नया एक्ट आया भी सही, तो उसके अंदर आई सी स्ट्रक्चरल लेआउट चेंजेस हैपनिंग। स्ट्रक्चरल लेआउट चेंजेस का मतलब सेक्शंस को रीअरेंज किया जाएगा, सिमिलर सेक्शंस को एक साथ लिखा जाएगा। जो कि कहानी चल रही है ना, पहले यहां जाओ फिर वहां जाओ, कैपिटल गेन की कंपटीशन यहां करो, टैक्स 111 ए में लगाओ, 112 ए में लगाओ, ये सब तामझाम खत्म हो जाएगा, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, इतना मुझे लग रहा है। बट मेजर कोई चेंज आई डोंट थिंक सो। एक मेजर चेंज जो मुझे आता दिख रहा है, करंटली जो दो रिजीम है वो हम सबको पता है, ओल्ड रिजीम इवेंचुअली खत्म हो जाएगी और न्यू रिजीम ही रह जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो निर्मला सीतारमण खुद अपने इंटरव्यूज में बोल चुकी हैं कि इवेंचुअली न्यू टैक्स रिजीम ही रहने वाली है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर इट विल हैपन और नॉट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन इट विल हैपन, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हैपन। तो अगर कोई नया बिल आया, उसके अंदर जो एग्जेम्पशंस, जो डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में मना है, वो डिलीट ही कर दी जाएंगी। तो हो सकता है एक्ट को चेंज ही ना किया जाए, और अगर चेंज किया जाए क्योंकि सेक्शन नंबर की वजह से है, तो वो स्ट्रक्चरल लेआउट चेंजेस होंगे, सेक्शंस रीअरेंज होंगे। प्रोविजन के टर्म्स में मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर प्रोविजन में अमेंडमेंट आती दिख रही है, बिकॉज एज आई प्रूव टू यू, टास्क फोर्स के कैसे कैसे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया गया एग्जिस्टिंग लॉ में, उस तरह से उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और आप एक और चीज भी समझिए, आप एकदम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत ज्यादा प्रोविजन में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि भाई इससे डायरेक्टली कंपनीज की और हम सब की प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है, डायरेक्टली जीडीपी पे असर पड़ता है इसका। और इंडिया बार बार जीडीपी पे कोई शॉक नहीं ले सकता। जीएसटी आने के बाद 2 साल 3 साल तक हमारी जीडीपी पे हिट आया था, समय लग गया था। इस बार आई डोंट थिंक गवर्नमेंट जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख रही है, वहां पे फिर से वो अपने जीडीपी पे हिट लेने के लिए तैयार है। तो आई डोंट थिंक यहां पर कोई
प्रोविजंस में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। न्यू टैक्स रिजीम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मैट, एएमटी जैसे जो प्रोविजन है जो न्यू टैक्स रिजीम में वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है, उनको डिलीट कर दिया जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को ऑलरेडी डिलीट कर दिया जा चुका है। बायबैक के प्रोविजन को इस बार के बजट में ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन कर दिया जा चुका है। और बात करूं टीडीएस के रेट्स ऑलरेडी कम कर दिए जा चुके हैं। अब आपका वो टीडीएस खत्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। आपको एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ओनली एंड ओनली आएंगे चेंजेस तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन whatever is coming out of निर्मला सीतारमण's बयान एंड द पीपल हु आर सेइंग। एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको मैं, बजट स्पीच के अंदर जो निर्मला सीतारमण ने ये चीज बोली, उन्होंने क्या बोला कि हमें रिव्यू करेंगे, और इसके बाद उन्होंने अगली लाइन देखो क्या बोली, A beginning is being made in the finance bill by simplifying the tax regime for charity TDS। यानी what is she trying to say? She is trying to say that हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिसके लिए मैं शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ड्रास्टिक बम नहीं फूटने वाला कि एक साथ अमेंडमेंट आ जाएंगी। वो अमेंडमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। एंड विच लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर ये बिल पास होगा तो कितना समय लगेगा? आपको जो ये बोला जा रहा है कि 6 महीने के अंदर ये हो जाएगा, उसके बाद बजट 2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2025 नाम रख दिया कुछ लोगों ने उसका। क्या ये 8 महीने भी कहां बचे? बजट तो फाइनलाइज होता है दिसंबर तक। क्या 4 महीने के अंदर अंदर एक पूरा बिल विदाउट पब्लिक कमेंट्स बन जाएगा और वो 1 फेब को प्रेजेंट भी हो जाएगा? बकवास हो ही नहीं सकता भाई। अगर आप जीएसटी का बनने का प्रोसीजर देखें तो उस केस में जीएसटी पास 1 जुलाई 2017 को हुआ था, बट उसका पहला ड्राफ्ट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के पास होने के 1 महीने बाद आ गया था ड्राफ्ट बिल उसका। फिर वो ड्राफ्ट बिल जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हुआ था, उसके कितने नए नए वर्जन आए थे, तब जाकर अरुण जेटली जी ने उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। ये तो तब है जब वहां पर एक जीएसटी काउंसिल नामक बॉडी थी, जहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे थे, अलग अलग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लोग बैठे थे, तब जाकर इतना समय लगा था। वो बिल जो 2015 के एंड में 2016 के आसपास आया था, उसको जाकर पास जुलाई 2017 में किया था। क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी जल्दी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी? इवन लास्ट टाइम जो टास्क फोर्स बनी थी, जो गिरीश ओझा जी जिसके पार्ट थे, मैंने बोला, उन्होंने खुद अपनी, मैं थोड़े दिन पहले उनकी एक बजट की वीडियो देख रहा था, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया यार हमें 6 महीने दिए थे, हमने उसके ऊपर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पूरी सबमिट करी। एंड ही सेड, उनकी यूट्यूब पे वीडियो उन्होंने, गिरीश ओझा जी ने उसमें खुद बोला है कि मैंने खुद जो उस रिपोर्ट को देखा है, वो खुद जो रिपोर्ट टास्क फोर्स की थी, वो उसमें कितने सारे सेक्शन कम कर दिए थे। तो सरकार के पास होमवर्क किया हो तो पड़ा है, बट वो एक नई कमेटी बना रहे हैं। इसका मतलब ये कमेटी बड़ी जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली नहीं है। पहली बात तो अगर ये रिपोर्ट सबमिट कर भी देती है, इसके अंदर जो प्रपोजल होंगे वो ग्रेजुअली बजट्स में लाए जाएंगे। और अगर ऐसा कोई नया बिल लाने का प्रपोजल हुआ भी सही, डायरेक्ट टैक्स कोड नाम रखो या उसका कोई भी नाम रखो, वो अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। हां, मैं ये बोल सकता हूं 2029 तक गवर्नमेंट सेम है, शायद 2029 के एंड से पहले वो कर देंगे, 27 में करें 28 में करें, बट इमीडिएटली 25 में आता मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। और अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्या सीए स्टूडेंट्स को चिंता करनी चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले बात तो, अगर मैं 1 मिनट के लिए ज्यूम करूं कि 2025 के अंदर बजट के अंदर इसका बिल ला भी दिया गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्टिल वो एप्लीकेबल होगा जाके 2026 से, 2 जुलाई 2026 में उसकी रिटर्न जाएगी। तो 2026 अटेम्प्ट से पहले सीए, सीएस, सीएमए के अंदर इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो जिन बच्चों को बिंदास पेपर थोड़े दिन बाद देने हैं, 2024 में देने हैं, 2025 में देने हैं, उनको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट टर्म तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। लॉन्ग टर्म भी अगर मैं देखूं 2026 तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर ले रहा हूं। असली में अगर ये भी 2026-27 तक पास होता है तो उसके बाद 1-1.5 साल बाद आईसीआई उसे इंप्लीमेंट करेगा। जैसे कि 1 जुलाई 2017 को अगर जीएसटी आया था, जिसका ड्राफ्ट वगैरह आ गया था, आईसीआई ने 2018 में पहली बार उसके जीएसटी के पेपर लिए थे, और वो पेपर जीएसटी का बहुत ही सिंपल था। इनफैक्ट पहले 2-3 अटेम्प्ट तक जीएसटी का इतना सिंपल पेपर आ रहा था। 2019 के बाद आईसीआई ने जीएसटी के बढ़िया क्वेश्चन पूछने शुरू करे। तो आईसीआई ऑल्सो टेक्स इट्स टाइम। ठीक है जी। तो आपको लॉन्ग रन के अंदर भी जाकर 2-3 साल बाद बच्चों वालों को दिक्कत हो सकती है। जितने भी बच्चे सीए इंटर में पास हुए हैं और मुझसे पूछने आ रहे थे कि सर हम फाइनल की तैयारी कब करें, उन सबको मैंने ये एडवाइस किया है कि डायरेक्ट टैक्स के ऊपर अभी पढ़ाई शुरू मत करना, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लो। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में जब तक वो बच्चे सीए फाइनल का एग्जाम देंगे 2.5 साल बाद, तब तक प्रपोजल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक स्टूडेंट अभी हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सर ये तो हो गया एकेडमिक। अब प्रोफेशनली बताओ, क्या हमें चिंता करनी चाहिए? अगर इनकम टैक्स चेंज हो जाता है तो क्या ये हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? सबसे पहली बात, मैं जीएसटी की बात करूं। जब जीएसटी लाया गया था, लेट मी टेल यू, मैंने अपनी क्लास में बहुत बार बोला है, मैं उस समय का पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जब देश में जीएसटी था भी नहीं।
मैंने 2014 में अपने पेपर दिए थे। मैं सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेनवेट, ये सारी चीजें पढ़ के मैं सीए बना। मैंने 2 साल ईवाई के अंदर इसमें काम भी किया, ठीक है जी। उसके बाद जीएसटी आया। अब जो इंसान पहले से काम कर चुका होता है, पुराना लॉ पढ़ चुका होता है, उसका जीएसटी पढ़ने का नजरिया कंप्लीटली अलग होता है। जो बच्चे भी 2017 के बाद पहली बार जिन्होंने जीएसटी पढ़ा होगा और हम लोग जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, हमारा एक्ट को देखने का नजरिया हमेशा अलग रहेगा, क्योंकि हमें पूरी कहानियां पता है। और जिन बच्चों ने मुझसे जीएसटी क्लास ली उनको पता भी होगा, मैं हमेशा अपनी कहानी शुरुआत करता हूं प्री जीएसटी रिजीम से, क्योंकि आपको बहुत मजा आता है ये पता करने में कि भाई ये अमेंडमेंट लाई क्यों गई। आपको पीछे की कहानी पता होती है, तो आप अपने क्लाइंट की या अपने किसी भी पर्सन जिसको आप एडवाइस दे रहे हो उसको अलग पर्सपेक्टिव से एडवाइस दे सकते हो। आपकी नॉलेज ज्यादा होगी और आपकी मार्केट में वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो ये चीज कभी अपने मन में मत लाने देना कि सर मैं सीए बन गया फिर एक्ट आ गया। अरे अच्छी बात है, तुम्हें पुराना भी आता है, तुम्हें नया भी आता है, तो प्रोफेशनली अच्छी बात ही होती है। और जब मार्केट में नई चीज लाई जाती है ना, उसको सिंप्लीफाई करके बोला जाता है। जीएसटी भी जब लाया गया था ना, उसको ये बोला गया था गुड्स एंड सिंपल टैक्स है, बहुत सिंपल हो जाएगा। आज के डेट में जो बच्चे जीएसटी पढ़ते हैं या जो लोग जीएसटी में आर्टिकलशिप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता है कितना एक सिंपल हो गया है। तो हमारे देश के अंदर एक डेवलपिंग देश है हमारा, प्रपोजल्स अमेंडमेंट आते रहेंगे। अगर नया बजट आएगा भी, अगर नया एक्ट आएगा भी सही, वो कहने के लिए सिंपल होगा, विद टाइम वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये कभी मत कहना कि सर लॉ सिंपल हो जाएगा तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या करेंगे। टैक्स के लिए, एडवाइजरी के लिए, प्लानिंग के लिए लोगों को हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और विद टाइम हर फील्ड बदलती है। तो प्रोफेशनली आई वुड से अगर कोई नया एक्ट आ रहा है, उससे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक एडवांटेज मिलता है। यंग का मतलब जो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में है। क्योंकि जो 25-25, 30-30, 40-40 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, उनके अंदर शायद वो जील ना हो फिर से अपने आप को अपडेट करने की। बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी 20s, 30s या अर्ली 40s में हैं, उनके पास हमेशा एक एडवांटेज होता है। तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत आने देना दैट ये सारी चीजें लॉन्ग रन में हमें नुकसान करेंगी, हमें फायदा करेंगी। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस एंटायर थिंग। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारे डाउट्स। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। अगर आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस मैटर को लेकर कंफ्यूज्ड है, प्लीज ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर किसी भी वीडियो के अंदर आपको कोई गलत चीज बताई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, तो वहां जाके लोगों को टोको, खासकर अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को टोको कि प्लीज ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर विद यू।